स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अक्षय कुमार देश के 5 बड़े सुपरस्टार्स में से, जिनको बॉलीवुड के टर्मिनोलॉजी में बोले तो ए लिस्टर्स कहा जाता है, उसमें से एक अभिनेता जो कि अपने करियर के शुरुआती दौर में एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते थे। बीच के दौरान में प्रियदर्शन के साथ जो उनका एक अच्छा खासा डुएट रहा, जिसमें कई सारी कॉमिक मूवीज लाइक हेरा फेरी, भागम भाग और भी न जाने कितनी सारी मूवीज को आपने वहां पे देखा होगा, जो हमारे यादों में बसी हुई आज तक। उसके बाद वो एक इशू बेस्ड मूवीज के ऊपर चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही होती है। पर पोस्ट कोविड कुछ चीज़ें उनके लिए सही नहीं उतरी। एक के बाद एक मूवीज़, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या फिर कोई और मूवी वो लेकर के आए हों, उसने बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कमाल नहीं दिखाया जितना पहले देखने को मिलता था। इसी में से एक ऐसी मूवी थी जिसको आप रक्षाबंधन कहते हो, एक इशू बेस्ड मूवी थी, कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, पर उसने अपनी ऑडियंस को नहीं ढूंढ पाया। आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ें, बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ये जो एक त्योहार है, हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। भारतीयता, हिंदुत्व जो हमारा धर्म है, या फिर आप बात करो हिंदू धर्म हो चाहे ना, इवन बियॉन्ड हिंदुइज्म, आपको चाहे ट्राइबल्स हो, चाहे सिखिज्म हो, इवन अदर रिलीजन के लोग जो होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव एसेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन, है ना। हम सभी का ये त्यौहार है, जितने के जितने भारतीय हैं, और एक भाई और एक बहन के बीच का जो परस्पर स्नेह होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विविधता से ये प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ने, हालांकि इस साइड है, इन्होंने एक मूवी भी बनाई थी रक्षाबंधन की। कई सारी इनकी बहनें थी, उनकी शादियों से रिलेटेड समस्या थी, तो हम उस मूवी के ऊपर नहीं बात करने वाले हैं, उसके किरदारों के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। हमारा जो सवाल जिसको हम यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं कि ये जो त्योहार न जाने कब से भारतीय समाज में चला आ रहा है, इसका असल में ओरिजिन के बेसिस को अगर हम देखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। आपने कई सारी इसकी फोकलोर्स इससे जुड़ी सुनी हुई, कई सारे ब्रश्ड अप हिस्टोरिकल नरेटिव्स और फैक्ट्स को आपने यहाँ पे देखा होगा, है ना। सिखिज्म में आपको देखने को मिलता है कि देयर इज अ ट्रेस। तो क्या ये हिंदू धर्म के साथ जुड़ा है या फिर ये सिखिज्म के साथ जुड़ा है? ट्राइबल यानी हमारा जो आदिवासी समाज है उनके साथ ये जुड़ा हुआ है, या फिर इन जनरल हर एक रीजन, हर एक वर्ग के बीच में ये एक सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन बन करके बसा हुआ है, आप ये कह सकते हैं, है ना। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर, इस पर्दे के ऊपर से हम यहाँ पे इस सवाल के ऊपर से पर्दा उठाएंगे बेसिकली, और जानने की कोशिश करेंगे कि इज रक्षाबंधन ट्राइबल फेस्टिवल या फिर नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस होने वाले, पर उससे पे जाने से पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपके लिए रक्षाबंधन का तोहफा यहाँ पे हम लेते आए हैं। और एंथ्रोपोलॉजी वो ऑप्शनल, जिसको ऑप्शनल ऑफ द डेकेड बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ द टॉपर्स बोला जाता है। और 2017 की बात कीजिए, 20 की बात कीजिए, सॉरी या 22 की बात कीजिए, टॉप 10 में 4 रैंक आपको देखने को मिली। ऑल इंडिया रैंक 1 मल्टीपल टाइम्स 4 साल के दौरान में 2 बार ऐसा देखने को मिला। तो ये सबसे कंसाइज, सबसे शॉर्टेस्ट ऑप्शनल है, हर टॉपर की पसंद है। कोई भी अपना ऑप्शनल को आज की डेट में नहीं लेना चाह रहा है सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी की वजह से, है ना। आप देख रहे हो कि लोग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में है, लोग लॉ के सब्जेक्ट में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सब के सब अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके जिन्हें सीक्रेट रेसिपी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पता चल चुकी है वो सीधे यहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि सक्सेस का सीधा कॉन्टैक्ट सबसे आसानी तरीके से किसके साथ है? एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी आपको जीएस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके ऊपर हम कभी एक लेक्चर रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ये बता दें कि जो रक्षाबंधन की हमारी सेल है वो लाइव हो चुकी है, और 13,999 में ऐसे आपको जो 28,000 में कोर्स मिलता है, 13,999 में मिल रहा है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जाना जरूरी है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जो यूजुअली नहीं मिलती, है ना। और वो भी 1-2 सेक्शनल सीरीज नहीं है यहाँ पे, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, टोटल 12 टेस्ट आपके यहाँ पे होंगे। टाइमली डिलीवरी अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, मटेरियल, क्लास पीपीटी, लेक्चर नोट्स, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मौजूद हैं। बैच हमारे क्लोज हो रहे हैं यहाँ पे 7 सितंबर को, यानी बहुत ही पावन एक अवसर है, जन्माष्टमी का अवसर है। बॉलीवुड की बात करें तो जवान शाहरुख खान की वहाँ पे आ रही है, तो उस समय हमारा ये बैच क्लोजिंग, उससे पहले आप एनरोलमेंट करने की कोशिश कीजिए। और आपको करना सिर्फ इतना है कि यूएस लाइव का जो कोड है इसको इस्तेमाल करना ना भूले, क्योंकि अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तीर से आप 2 निशाने लगा लेते हो। सबसे पहला तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट साल के किसी भी टाइम पे, है ना,
रक्षाबंधन सेल हो, 15 अगस्त सेल हो, कोई भी सेल हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको आंख बंद करके ये कोड लगाने में मिल जाएगा। प्लस यू विल गेट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, ऑप्शनल गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो ये दो चीज आपकी एक साथ हो जाती है। वो मटेरियल आपको चाहिए है ना, कई बार बच्चे कहते हैं सर मटेरियल हमें चाहिए जो आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, फिर जो लेक्चर्स लिए उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे मटेरियल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह आपको सर्च करना है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं, उत्कर्ष सिंह _hair। तो कुछ भी पूछना है, लिंक चाहिए तो आप उत्कर्ष सिंह _hair इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मटेरियल क्विजेस यूपीएससी की तैयारी आपकी एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे हो जाएगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि बताइए रक्षाबंधन का एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आपने, अगर आपको मैं ले चलता हूं डिस्कशन की गलियारों में, तो दिस फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, कई सारे क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग, इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। एक इसका कनेक्शन रानी कर्मावती और हुमायूं का, आपने यहां पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सुना होगा है ना। बूंदी का जो रीजन है ना, वहां पे ब्रीफली उन्होंने उसको रूल किया, राणा संगा के साथ आप देख रहे हो नाम एसोसिएटेड है। और हुमायूं को आप देख रहे हो किस तरीके से अपना भाई कहते हुए एक तरीके से उनकी वहां पे उन्होंने मदद मांगी, और रक्षाबंधन के साथ ये कनेक्शन वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है हिस्टोरिकल में, फैक्ट्स के तौर पे है ना। कई सारे हिस्टोरियंस इसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, इस नैरेटिव को है ना। और दूसरी तरफ आप देखोगे सिखिज्म के साथ इसका रिलेशन है। सिखिज्म के तौर पे इसकी ओरिजिन आपने कई बार सुनी होगी है ना। एक अपभ्रंश टाइप का जो टर्म है जो कि लोकली यूज होता है, वहां पे आपको सिख बेस्ड ओरिजिन रक्षाबंधन के फेस्टिवल का देखने को मिलता है। हिंदुइज्म के अगर में आप आते हो है ना, तो जो भविष्य पुराण या भविष्योत्तर पुराण है ना, भविष्य पुराण के अंदर में आपको महाभारत के जो कैरेक्टर्स है उसके रेफरेंस में ये डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। युधिष्ठिर की स्टोरी वहां पे हो, चाहे कृष्ण के साथ कथाएं हो, तो वहां पे जो कि एक बहुत बाद समय का है ना, नाम इसके आगे पुराण लिखा हुआ है तो एक अजम्पशन हो जाता है लोगों का कि हाँ 2000-3000 साल तो पुराना हो गई। पर आपको ये जानना जरूरी है कि कई सारे पुराण जो हमारे पास मौजूद है, उनकी जो लेटेस्ट लेयर है, सबसे आखिरी भाग है, वो बहुत बाद के समय पे, इवन जो फॉरेन इन्वेजन शुरू हो चुके थे, टेलीसल्टनेट का टाइम है। ठीक है, खासकर आप देख रहे हो कि रिजिडिटी जो हिंदुइज्म में है वो काफी बढ़ी इस पीरियड में, जब ऑनगोइंग इन्वेजन्स होने लगे है ना, जब फॉरेन एलिमेंट्स यहाँ पे आने लगे, तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए हिंदुइज्म ने भी अपनी रिजिडिटी को थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट बढ़ाया। कई सारे नए टेक्स्ट लिखने शुरू हो गए, पुराने टेक्स्ट में कुछ हिस्सों को जोड़ा गया। तो कई सारे पुराण्स की आप देखते हो लेटेस्ट डेट आपको, इवन फॉर दैट मैटर ब्रह्म वैवर्त पुराण की अगर आप जिक्र करते हो, वहाँ पे गणेश जी का एक अच्छा खासा अंश आपको देखने को मिल रहा होता है, भाग वहाँ पे डिस्कस्ड है। राधा और कृष्ण जी के बारे में आप बहुत सारी जो किस्सों को जानते हो वो हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण से आते हुए देखने को मिलता है। कुछ 4 से 5 भागों में वो बटा हुआ है। अगर आप चैप्टर्स के हिसाब से समझना चाहो, जैसे रामायण में आप कांड पढ़ते हो और महाभारत के अंदर में पर्व समझते हो, तो उसी तरीके से जो भविष्य पुराण है उसके भी उत्तर पर्व के अंदर में ये रक्षाबंधन का एक हिंदुइज्म से रिलेटेड ओरिजिन मेंशन है। तो ये सारी चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी, पर जो नहीं सुना है हम आपको वो बताने वाले हैं। दैट इज द एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस, एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन एंड ट्राइबल ओरिजिन ऑफ रक्षाबंधन एज अ फेस्टिवल। ठीक है, तो फेस्टिवल सारे इस तरीके के, कोई विवाद वाली बात नहीं है। इवन इफ वो सिख के ओरिजिन से आया हो है ना, या फिर हिंदुइज्म से उसका ओरिजिन हो, उदय हो, चाहे ये हुमायूं वाली स्टोरी या हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाते हो, त्योहार होता है। त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करता है, भावनाओं को आपस में मर्ज करने का काम करता है। अगर आप मेरी बात से एग्री होते हो तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में है ना, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप नीचे। हम चलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। हाउ एंथ्रोपोलॉजी सी द एंटायर रेल्म ऑफ रक्षाबंधन एज अ फैक्ट। तो आपको इससे पहले कुछ चीजों को जानना जरूरी है। एंथ्रोपोलॉजी का जो इंडिया में डेवलपमेंट है उसको अलग अलग स्कॉलर्स ने बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क दैट वर बीइंग कंडक्टेड, जिस तरीके के कार्य हो रहे थे भारत में है ना, एंथ्रोपोलॉजी जब पनप रहा था है ना, तो उसके हिसाब से स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पीरियड को फॉर्मेटिव पीरियड कहते हैं, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिव पीरियड देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव पीरियड के बाद आपको यहाँ पे एक लास्टली इवैल्यूएटिव पीरियड देखने को मिलता है, और उससे पहले आपको एनालिटिकल पीरियड देखने को मिलता है। तो इन सब में ये कोई पढ़ाई, इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, पढ़ाई वाले एंगल पर नहीं जाएंगे। ये जो एनालिटिकल पीरियड है, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉट ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क बिटवीन
इंडियन एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और उन्होंने कई तरीके की इस समय दौरान के अंदर में कई तरीके की विलेज स्टडीज की, भारतीय ग्राम समाज को पढ़ा और सिविलाइजेशनल स्टडीज को किया, है ना। और ज्यादातर इसका जो आप पायनियरिंग अटेम्प्ट कह सकते हो, किसने इसको दिशा दिखाई, है ना, देश के बाहर से इसको एक दिशा मिल रही थी बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनको आप कहते हो रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जिनको शिकागो स्कूल का पितामह भी कहा जाता है ना, इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, है ना। और इनके जितने भी फॉलोअर्स हुए, बहुत सारे लोग को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे लोग इनके वर्क से, आइडिया से प्रभावित हुए, और वो सब बाद में रेडफील्डियंस कह रहे हैं। उसमें से कई भारत में आकर के अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया उन्होंने, किस समय में, इस कोलैबोरेटिव फेज में, जो लगभग 1950 के आसपास स्टार्ट होता है। सेम ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट बाय प्रोफेसर डी एन मजूमदार स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम वेयर आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड, है ना। फील्ड वर्क और मेरा जो बाकी सारा काम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ है। और वहीं पे उस साल में 1950 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाती है, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी में। और उस समय में आपको देखने को मिल रहा है कई सारे जो रेडफील्ड साहब के चेले थे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हो मैकिम मेरियट साहब, अलॉन्ग विद मिल्टन सिंगर साहब, है ना। तो ऐसे लोग भारत में आकर के इंडिया के विलेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं, सिविलाइजेशनल स्टडीज को कंडक्ट करा रहे हैं। इसको छोड़ के भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने विलेज स्टडीज को कंडक्ट किया। फॉर एग्जांपल एफ.जी. बेली है, विलियम वाइजर तो पहले ही आ चुके थे ना, जजमानी सिस्टम जो भारतीय ग्राम समाज में आपको देखने को मिलता है, उन्होंने वो पढ़ा हुआ था। बालुटदारी आप महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो जानते होगे, है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है उसका। यजमान और कामिन के बीच किस तरीके से रिलेशनशिप मेंशन होता है। अमन श्रीनिवास का नाम आप सोशियोलॉजी को अगर जानते हो तो उनका नाम सुने होगे, है ना। एस.सी. दुबे साहब का आप देखते थे एनसीईआरटी मौजूद होती थी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर काफ़ी इलेबोरेट काम है एस.सी. दुबे साहब का, उनके वर्क आपको देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको कैथलीन गो का काम देखने को मिलता है, ऑस्कर लेविस का काम देखने को मिलता है, मॉरिस ऑपलर का काम देखने को मिलता है। इस तरीके से कई अनगिनत लोगों के कंट्रीब्यूशन रहे हैं, मोस्ट ऑफ विच बिलोंग टू द शिकागो स्कूल एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना। तो ये लोग जब इस स्टडी को कंडक्ट कर रहे थे तो रॉबर्ट रेडफील्ड के एक कुछ कॉन्सेप्ट थे। उन्होंने अपने मैक्सिको के वर्क में फोक कल्चर ऑफ युक्तान करके उन्होंने काम किया था, और वहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रखा था। एक तो था ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन। अब ये ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन क्या है? ग्रेट ट्रेडिशन एक मेजॉरिटी ग्रुप का, एक लिटरेट मेजॉरिटी ग्रुप का कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, जो यूजुअली आपको स्क्रिप्चर्स के थ्रू प्रोग्रेस करता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी एजुकेशन फॉर्मली स्कूल्स के लेवल पे, टेम्पल्स में दी जाती है ना, और जो मीनिंग के बहुत ही मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू समाज को भारत के अंदर में ले सकते हो। आप देखते हो कि ये एक मेजॉरिटी ग्रुप के तौर पे, लिटरेट ग्रुप के तौर पे आपको देखने को मिलता है ना, जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके तौर पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखते हो कि एजुकेशन के साथ साथ इसकी शिक्षा और टेम्पल्स दोनों, फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों, इसकी शिक्षा लोगों के बीच में जा रही है, और स्क्रिप्चर्स बेस्ड है, वेदास है, पुराणास हैं, उपनिषद्स हैं, और लॉट ऑफ अदर बॉडीज ऑफ वर्क, स्मृतिज कई तरीके की है ना, वहां पे इसकी इंफॉर्मेशन है, और मीनिंग बहुत प्रिसाइज है। इवन अगर आपको कहा जाता है कि इस दिन आपको you do not have to bite your nails, you do not have to cut your nails, you do not have to wash your hairs on a particular day, तो उसके पीछे एक रेशनल दिया आता है। ऐसा नहीं कि बस कर लो भाई, है ना, उसके पीछे एक तर्क होता है, भले वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्सल हो, नॉन साइंटिफिक हो, बट एक तर्क तो हो गई। इन कंट्रास्ट आप अगर देखते हो लिटिल ट्रेडिशन को, तो एक माइनॉरिटी ग्रुप है, मोस्टली नॉट लिटरेट है, फॉर्मल लिटरेसी वहां पे नहीं होती है, ठीक है, और उसकी एजुकेशन कोई अलग से नहीं दी जाती है, ओरली ट्रांसमिटेड होता है, रिटेन वहां नहीं होता, स्क्रिप्चर्स नहीं होता, और स्कूल या कॉलेजेस जैसे, टेम्पल जैसे स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, प्रसारित करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल फोक सोसाइटीज, पीजन सोसाइटीज, ट्राइबल ग्रुप जो देश में हमारे हैं, है ना, और ये मीनिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, आपकी तरह मीनिंग पे नहीं जाएंगे। इवन इफ दे आर बिलीविंग समथिंग और सेइंग समथिंग, उसके पीछे जरूरी नहीं कि वो रेशनल को रखे, तो मीनिंग का उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं आपको देखने को मिलता है। तो ये जब इसके ऊपर कई सारी चर्चा होती है, पर आज हमारा फोकस ये नहीं, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने बताया, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन।
ठीक है। अब इसी ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है चीजों का, कैसे एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, यानी कि लिटिल ट्रेडिशन के कुछ चीज ग्रेट ट्रेडिशन में जाए और ग्रेट ट्रेडिशन के कुछ चीज लिटिल ट्रेडिशन में, इसके ऊपर कई सारे काम हैं। प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी ने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स नाम की एक चीज की हुई है, हिंदू गया में आप देखते हो श्राद्ध होते हैं, पिंडदान होते हैं कई तरीके के, है ना, एंसेस्ट्रल रिस्पेक्ट को वहां पे पे किया जाता है, रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, उसका एक इंपॉर्टेंस है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो सेक्रेड सेंटर्स हैं वहां पे किस तरीके से इन चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, या फिर सेक्रेड स्पेशलिस्ट किस तरीकों से परपिचुएट कर रहे हैं उस चीज को, है ना, पेनिट्रेट कर रहे हैं लोकल ट्रेडिशन में, लिटिल ट्रेडिशन के अंदर में। तो वो एक अलग वर्क है, कभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी। जो हमारा आज का कंसर्न है रिगार्डिंग रक्षाबंधन, वो इंपॉर्टेंट वर्क रेडफील्ड के ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम अभी हमने लिया, मैककिम मेरियट साहब। इनके यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्लियलाइजेशन वाले वर्क में से आपको आते हुए देखने को मिलता है ना। यूनिवर्सलाइजेशन पैरोक्लाइजेशन की एक थ्योरी दी इन्होंने, विच वाज बेस्ड अपॉन द सेंट्रल आइडिया ऑफ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। और यहां पे ये कहते हैं कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन के बीच में ये एक्सचेंज चलता जा रहा है ना। ग्रेट ट्रेडिशन, आप दोनों कॉन्सेप्ट को पहले हम यहां पे डील कर लेते हैं। मैरियट साहब ने, मैककिम मेरियट साहब ने दो जो कॉन्सेप्ट यहां पे बताएं, कॉन्सेप्ट एक ही था, उसमें दो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, दो प्रोसेसेस देखने को मिलती है। वन इज यूनिवर्सलाइजेशन एंड द अदर इज पैरोकियलाइजेशन। ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन को इन्होंने कहा एज अ कल्चरल डिवोल्यूशन, इवोल्यूशन का जस्ट ऊपर, है ना, यानी कि एक डाउन, आपको सॉरी, इसको यूनिवर्सलाइजेशन को इन्होंने कल्चरल इवोल्यूशन कहा, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सर्टेन कल्चरल ट्रेंड्स और कल्चरल ट्रेट्स। ठीक है। जबकि पैरोक्लाइजेशन को इन्होंने कल्चरल डिवोल्यूशन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट का। अब इन्होंने कहा कि अ लॉट ऑफ फीचर जो होते हैं आपको ग्रेट ट्रेडिशन के, फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंदू कल्चर के अंदर में आपको दो त्योहार को आप देखते हो, है ना। एक का नाम है जो आप नवरात्रि की पूजा देखते हो, है ना, और दूसरी हमने अक्सर सुना है गोवर्धन प्रथा के बारे में, है ना। गोवर्धन यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गोवर्धन, है ना। गौ शब्द जो है वो कैटल के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया में कितनी कैटल की रिस्पेक्ट है, कैटल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी रही है ना। ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम की एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी रही है लंबे समय तक, प्लस गाय का जो इंपॉर्टेंस है, वर्शिप जो होती है ना। तो कैटल वर्धन का मतलब है प्रोटेक्टर। तो कृष्ण जी को बेसिकली यहां पे वर्शिप किया जाता है एज अ कैटल प्रोटेक्टर के तौर पे। पर यह चीज जब किसी ग्रामीण फोक सोसाइटी में जाती है, ट्राइबल सोसाइटी में जाती है, तो ये अपने मतलब को खो देती है और वहां पे गोवर्धन जो पूजा हो रही थी वो क्या बन जाती है, जाकर के गोवर्धन पूजा, है ना। तो यहां पे क्या होता है, हीप्स ऑफ काउडंग, गोवर्धन, है ना, यानी कि काउडंग को एज अ वेल्थ वहां पे मान के उसकी एक हीप बना करके उसकी वर्शिप शुरू हो रही है। तो मीनिंग क्या, मीनिंग का अर्थ का एक अनर्थ हो गया और एक नई मीनिंग वहां से निकल गई। तो ये क्या है, कल्चरल डिवोल्यूशन है, उसने अपनी मीनिंग खो दी, है ना। सिमिलरली आपको नवरात्रि का जो ट्रेडिशन है वो नवरात्र में कन्वर्ट होते देखने को मिलता है। एक अच्छे एग्जांपल से अगर आप इस चीज को समझना है तो आप क्रिकेट को खेलते हुए देखते हो लोगों को, है ना। क्रिकेट इंग्लैंड को अगर देखते हो एक बड़े समाज के तौर पे, है ना, तो वो वहां पे जब क्रिकेट होता है तो विजडन की किताबें, आईसीसी के मैनुअल्स, रूल्स, वो सारी चीजें वहां पे मानी जाती हैं। वहां पे परफेक्टली हर एक रूल एस्टैब्लिश्ड है कि ये बाउंड्री यहां पे है, ऑब्स्ट्रक्ट, फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट किया तो आउट है, हिट विकेट भी हो सकते हो आप, है क्या। हर चीज प्रिसाइजली बताई गई अंपायर्स ने चीजों को देखने के लिए, फोरसी करने के लिए। पर जब आप उसका लोकल वर्जन देखते हो, लोकल एडॉप्टेशन देखते हो, इंडियन सोसाइटी, अफ्रीका में कई जगहों पर जाकर के देखते हो, नॉट ओनली इन इंडिया, बच्चे उसको खेल रहे, है ना। उन्होंने क्या किया, थापी होती है ना, एक बाथिंग एक वॉशिंग स्टिक होती है, वॉशिंग बैट टाइप का होता है, जिससे रूरल इंडिया में पहले के समय में जब वॉशिंग मशीन्स नहीं थी तो लोग कपड़ों को धो रहे होते, उसको लिया, है ना। साथ ही साथ दीवार के ऊपर ईदर दे विल स्केच द विकेट, स्केच कर देंगे विकेट को विथ सम स्टोन, है ना, सम ब्रिक से कर देंगे, या फिर दे विल हैव सम ब्रिक्स अलाइंड
वन ओवर दी अदर, है ना, और उसका विकेट बना लेंगे। अब मे बी समटाइम्स वो कोई रिजिट तो है नहीं, कभी कभी अपने आप हो सकता है गिर जाए, तो वहां पे हिट विकेट के रूल नहीं है। जिसका बैट उसकी पहली बैटिंग। शर्मा जी थोड़े से अच्छे हैं, बड़े दिल वाले हैं, तो शर्मा जी के यहाँ बॉल गई तो इट्स ओके, इट मे बी 2 रन और 4 रन बेस्ड अपॉन दी लोकल रूल्स। वर्मा जी थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, तो वर्मा जी के यहाँ गई तो यू विल गेट आउट, ठीक है। तो वहां पे लोकल रूल्स चल रहे होते हैं, वहां हिट विकेट, एलबीडब्ल्यू एंड ऑल, डीआरएस, ये सारी चीजें नहीं होती। तो लोकल एडेप्टेशन है, मीनिंग का डिसोरिएंटेशन हो गया। द ओनली सेंट्रल फीचर जो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? वो है चीजों को एंजॉय करना, रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस, है ना। सिमिलरली अब आपको सर इस सब में रक्षाबंधन कहां गया, और रक्षाबंधन आ रहा है, वो आप यूनिवर्सलाइजेशन में देखते हो। मैकी मेरियट अपने फील्ड वर्क दैट ही कंडक्टेड इन रीजन अ विलेज कॉल्ड किशनगढ़ी, है ना, उत्तर प्रदेश में है, और ये वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो किशनगढ़ी में वो अपने वर्क को देखते हैं और वहां पे कहते हैं कि फेस्टिवल्स जो कि लक्ष्मी पूजा आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग दिवाली एंड रक्षाबंधन फॉर दैट मैटर, वो एक यूनिवर्सलाइजेशन है किस चीज का? एक ट्राइबल फेस्टिवल का, है ना। ट्राइबल्स के बीच में उस फेस्टिवल को रक्षाबंधन के तौर पे जो मनाया जाता है उसको आप सालूनो कहते हो। वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान वगैरह में काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके के फेस्टिवल्स, है ना। सालूनों में क्या होता है, मैरिड गर्ल्स जो होती है वो शादी के बाद अपने घर पे वापस आती है और बार्ली, आई होप आई यू नो अबाउट बार्ली, है ना, बार्ली के शूट को टाई करती है। कुछ रीजंस में वो हाथों पे रक्षाबंधन की तरह बांधा जाता है, और कई जगहों पे सर के पीछे या फिर कान में, बिहाइंड द ईयर्स, उसको टाई किया जाता है ना। इन एक्सचेंज द ब्रदर में गिव, या फिर आप कह सकते हो रेसिप्रोकेशन में, ब्रदर में गिव सम चेंज, सम कॉइन्स, ठीक है। और इससे एक बॉन्ड जो होता है वो वापस से रिस्टैब्लिश होता है कि इन सर्टेन केसेस व्हेन द लाइक द सिस्टर इज नीडिंग द ब्रदर, है ना, या फिर जब इफ शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट तो उसके पास एक वापस आती है, तो वो बॉन्ड वहां पे बना रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको सालूनो फेस्टिवल देखने को मिलता है जो कि यूनिवर्सलाइज होकर के इसका अपवर्ड मूवमेंट हुआ है और वो हिंदू कल्चर में आ गया। और जब वो ऊपर हिंदू कल्चर में आ गया तो हमने क्या कहा कि हिंदू कल्चर या फिर ग्रेटर ट्रेडिशन जो होता है वो हर चीज के पीछे मीनिंग को रखता है, और यहाँ पे कई सारी स्टोरीज, कई सारे फोकलोर्स, कई सारे हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, कई सारे रिलीजियस कथाएं जुड़ गई जो एविडेंसिफाई करती है कि किस तरीके से रक्षाबंधन जरूरी होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, कहां से आया, है ना। जैसे पुराणों में आप देखते हो हर चीज के पीछे की एक स्टोरी बनी हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर के ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो सिमिलरली इस तरीके से उसके ऊपर मीनिंग उसके साथ जोड़ के क्या उसका महत्व है, उसके साथ कुछ और रिचुअल्स जोड़ दिए, है ना, और उसको एज अ एंटायर फेस्टिवल बना दिया। सो दिस इज एज पर मैक्यूम मेरियट। वी आर नॉट एम्फसाइजिंग कि हाँ मैक्यूम मेरियट सही कह रहे हैं या फिर कोई और फैक्ट सही कह रहा है। ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस के तौर पे, एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रक्षाबंधन एज अ फेस्टिवल आप देखते हो और समझते हो। टू नो अ लॉट ऑफ सच फैक्ट्स, कई सारे कल्चर के भागों में आपको इंटरेस्ट है, रिलीजन के अलग अलग पार्ट आपको जानने कहाँ से कैसे आए, आर्कियोलॉजी में जो कार्बन डेटिंग होती है, अयोध्या ज्ञान, आपकी लॉट ऑफ अदर थिंग्स, साइंटिफिक नोशन में आपको रेसेस कैसे बनती हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इकलौता एक ऑप्शनल जो कि ब्लेंड है ह्यूमैनिटीज का और साइंस का, मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, है ना। छोटा भी है, स्टैटिक है, रिवीजन के लिए आपके पास समय होता है, आंसर राइटिंग के लिए समय होता है। स्टैटिक है तो कंपाइलेशंस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, जर्नल्स नहीं पढ़ने पर आसानी से काम हो जाता है, इसीलिए सब लोग अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ के आसानी से नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना है, जो हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और ये अच्छा समय है ना, 7th को बैच क्लोज हो जाएगा, पर सेल जो आपकी रक्षाबंधन की है दैट इज ओनली टिल 31st। तो ये सेल स्टार्ट हो चुकी है, 29th को दिस सेल स्टार्टेड एंड इट विल गो अलोंग टिल 31st। 3 डेज की ये सेल है रक्षाबंधन की स्पेशल, और ये रक्षाबंधन का वीडियो इसीलिए आपके लिए स्पेशली इस टाइम पीरियड में लेकर के आया। होप टू सी मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस, आप में से जो भी लोग हैं उनको बैच में देखना चाहूंगा इन दी फॉलोइंग लेक्चर्स। सी यू इन द बैच, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।